आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार में मेरे साथ बीजेपी के सफ़े अव्वल के नेता मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी उन चंद मुसलमानों में हैं जो शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2 किताबों स्याह और दंगा के मुसन्निफ, बीजेपी के तर्जुमान भी हैं और बिलाशुबा बीजेपी के मुस्लिम चेहरा भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपका खैर मकदम है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उस दौर में, आज भी मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोस्ती तो नहीं है बल्कि परेशानी है, और आप जब आए थे मेरे ख्याल से 80 में आए होंगे, 85-86 में, उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आपने जब ये फैसला किया कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है तो किस तरह का रद्द-ए-अमल था? जो उस वक्त हालात थे उस और आज के हालात में फर्क है। उस वक्त जो है वो बीजेपी को लेकर के एक तरह से रिजर्वेशन ही नहीं था बल्कि नफरत भी थी। बीजेपी को लेकर के बात करना भी मुसलमान पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे वक्त बदला, माहौल बदला और उस वक्त सही मायनों में बीजेपी के साथ खड़े होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं वैसे तो मेरा बैकग्राउंड, मैं समाजवादी जनसभा में था, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से मेरी शुरुआत हुई, इमरजेंसी में मैं जेल में रहा। उसके बाद फिर जो माहौल एक बनता गया कि लगा कि कांग्रेस, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कुछ पार्टी जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पर है, लेकिन ये पार्टियां सबसे ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन करती हैं, जिसे राजनीतिक शोषण कहते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी जो कि जिसे कि कहा जाता है कि साहब ये तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। तो हम बीजेपी में आए, बीजेपी की यूथ विंग में रहे, बीजेपी में तमाम जो और जिम्मेदारियां थी उसमें रहे, और तमाम जो डिसीजन मेकिंग आज की तारीख में जो भी फैसले होते हैं उस फैसले के तमाम जो अहम प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हम रहते हैं। आज बदला है माहौल, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आज पूरी तरह से। आपसे ये सवाल कि आपने खुद कहा कि जब आप 85-86 में भारतीय जनता पार्टी में आए तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता था। आज क्या उस नफरत में कुछ कमी आई है? बहुत या आज भी मुसलमान नफरत करता है? बहुत कमी आई है। अगर आप अभी जो आप जो ये कह रहे हैं, आपका जो दावा है कि मुसलमान नफरत करता है, उसकी क्या वजह है? कोई दलील? नहीं, उसकी वजह थी एक तो उस हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे उस वक्त जो थे, उन्होंने हमेशा बीजेपी को इस तरह से पेंट किया कि जैसे कि ये जो है वो सबसे बड़े इस मुल्क के सेकुलरिज्म के और इस मुल्क के मुसलमानों के दुश्मन है। वो पेंट एक के बाद एक के बाद वो कह, एक शेर है ना कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। तो हुआ ये कि इतनी जो है वो कहा गया कि वो सचमुच एक लोगों के घर कर गया। और बीजेपी के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका भी इस तरह का कुछ काम धाम ऐसा रहता था जिसकी वजह से लोगों में वो बात और पुख्ता करके जहन में भर गई। अभी देखिए, इलेक्शन हुआ राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का मैं नहीं कहूंगा कि दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में खुद शिवराज चौहान साहब ने कहा कि हमको जो है लगभग 50% मुसलमानों ने हमारे मध्य प्रदेश में वोट किया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस दावे पे यकीन करते हैं? हाँ, करता हूं, मैं बिल्कुल करता हूं। इसलिए करता हूं कि मैं खुद जानता हूं कि जो जिन मुस्लिम इलाकों में जहां पर कि जिन बूथ पर, अब तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, जिन बूथ पर कि हिंदू वोट जो है वो मान लीजिए 100 भी नहीं है, वहां पर बीजेपी को जो है वो 400 वोट मिल रहा है। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है। हम लोगों ने तो पूरा उसका एनालिसिस किया। राजस्थान में 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, वसुंधरा राजे साहब ने 2 जीते हमारे। इस तरह से मुसलमानों में बदलाव आया है, सोच में फर्क आया है। और हमें अभी और देखिए क्या है, मुसलमान तब हमारे साथ आएगा जब हम उसके तरफ 4 कदम आगे बढ़ेंगे ईमानदारी के साथ, तो वो 1 कदम आएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा रिजर्वेशन है। आपने बड़ी बात कही कि मुसलमान की तरफ जब हम 4 कदम बढ़ेंगे तो मुसलमान 2 कदम आगे आएगा। बात हमेशा होती है नकवी साहब कि मुसलमानों को जोड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, विजन डॉक्यूमेंट की भी बात आई, लेकिन जब जमीनी हकीकत की तरफ हम नजर डालते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं दिखती है। इसलिए कि आपने जिक्र किया अभी असेंबली इलेक्शन का, तो आपको खुद पता है कि आपकी पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया। अगर आप मरकजी लेवल पर देखें, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होते हैं तो आपको कितने टिकट देते हैं? क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देने से गुरेज क्यों करती है? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, दावे तो करते हैं कि मुसलमान को जोड़ना है, टिकट नहीं देते। हम चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पार्टी का कोई और लीडर हो, हर आदमी इस बात को अच्छी तरह से इससे वाकिफ भी है, इस बात को जानता भी है कि हो सकता है कि हम मुसलमानों के वोटों के बगैर सरकार बना लें, लेकिन मुसलमानों को साथ लिए बगैर हम मुल्क नहीं चला सकते।
जब तक तमाम पूरे मुल्क के समाज के सभी हिस्से हमारे लिए जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, तब तक हम जो है वो एक बेहतर सरकार, हर आदमी तक को पे यकीन करने वाली सरकार, हर आदमी का यकीन उस पर होने वाली सरकार नहीं कर सकते। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश है, ठीक है, टिकट की बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। टिकट के मामले में तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा सवाल इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास वोटों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है। हमने 2004 में जो है वो लगभग 27-28 मुस्लिम उम्मीदवार जो है पार्लियामेंट के में उतारे थे, एक भी नहीं जीत पाया था, क्योंकि 2004 का थोड़ा माहौल नहीं। तो अगर एक भी नहीं जीत पाया तो फिर आपका वो दावा कहीं ना कहीं झूठा हो जाता है कि मुसलमान वोट दे रहा है। देखिए, बिल्कुल नहीं, जीत नहीं पाया इसलिए मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, ये सोच रहे। नकवी साहब, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आप मुसलमान कैंडिडेट देते हैं, मुसलमान उनको वोट नहीं दे पाता है, शायद इसलिए हारते हैं। दूसरी वजह यह होती है कि आप मुसलमान कैंडिडेट जब खड़ा करते हैं तो आपका जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोट है वो भी मुसलमान के नाम पे उसको नहीं जाता है। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है। अब मैं जैसे रामपुर से पिछली बार हार गया, उसके कई रीजन थे, कई वजूहात थी, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने पूरा उसका आकलन किया तो मुझे उस हालात में भी 26,000 27,000 मुस्लिम वोट मिल गया। तो ये नहीं है कि बिल्कुल। आपके हारने की वजह क्या हुई? माहौल खराब हो गया था, माहौल खराब हुआ। उसमें हमारे बगल में कॉन्स्टिट्यूंसी थी पीलीभीत, वहां पे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ गए जिसको लेकर के बहुत पोलराइजेशन का माहौल बन गया। उसमें हमारे वहां के लोकल एक एमएलए हैं आजम खान साहब, उनके कुछ बयानात ऐसे आ गए, तो वो कंफ्यूजन बहुत हुआ उससे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि पार्टी आपकी सरकार बना सकती है बगैर मुसलमानों के, लेकिन मुल्क चलाना बगैर मुसलमानों के मुश्किल है और मुल्क को चलाने के लिए मुसलमानों को साथ लेना है। लेकिन आपने जिस आदमी को कैंडिडेट अभी बनाया है वजीर आजम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सबको पता है हिंदुस्तान में कि मुसलमान को उनसे रिजर्वेशन है, मुसलमान उनको पसंद नहीं करते हैं। तो जब ये सोच बीजेपी में है कि सरकार चलाने के साथ साथ मुल्क चलाने के लिए मुसलमानों को साथ लाना है, तो क्या जरूरी था नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना? मैं एक बात बताऊं आपको, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये बात उनको भी मालूम है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन है हमसे, ये तो है नहीं कि हम ही को मालूम है आपको ही मालूम है। उसके बावजूद भी आपने पटना में जो कुछ हुआ, पटना में एक रैली थी, रैली के वक्त जो है वो जिस तरह से ब्लास्ट हुए उसके बाद उनका जो बयान था, उन्होंने मुसलमानों को जो है वो किस मतलब प्यार के साथ मुसलमानों के जो जख्म है उस पर मरहम लगाने की कोशिश की और कहा कि इसमें मुसलमान और हिंदू और ये वो नहीं देखना चाहिए। वो चाहते तो उसको और कम्युनल रंग दे सकते थे, एक चीज। दूसरी चीज, जब किसी के बारे में ऐसा परसेप्शन होता है तो वो इंसान उस कम्युनिटी के लिए और ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ काम करता है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि हम इसके लिए वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया के सामने हमारी जो तस्वीर पेंट की गई है हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स की वजह से, वो तस्वीर जो है वो उसको जो है वो बिल्कुल बरअक्स हो जाए। नकवी साहब, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं मामून की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए, आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे, हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप बता रहे थे कि मोदी ने बहुत अच्छे से, मोदी जी ने पटना में जो हादसा हुआ उसको कॉमनल होने से बचाया, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगे हुए हैं और जिस तरह के केस भी चल रहे हैं, ठीक है, अभी उनको अदलिया से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके ऊपर इस तरह के दाग लगे हैं कि सबूत के अभाव में लोग छूट जाते हैं, सबको पता है, लेकिन दाग लगे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में जब आपको ये लगता है कि आज कांग्रेस बहुत बुरी सिचुएशन में है, आप अगर कोई
नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन आगे रखते तो आप स्वीप कर जाते। तो क्या मोदी जी के अलावा इतने बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी में हैं, तो मोदी ही जी को सामने लाने की देखिए, पहली बात तो कि जब हमारे पास मूल होगा तो हमें ब्याज भी मिलेगा। पहली बात यह कि आज हमारा जो वोटर है, हमारा जो वर्कर है, वो जिस लीडर के लिए और जिस लीडर को सबसे ज्यादा चाहता है, डेफिनेटली हम उसको लेके आएंगे सामने। उसके साथ साथ आपने जो बात कही कि मोदी जी को लेकर के तमाम तरह के, अब 2002 का दंगा, लेकिन उसमें किसी दंगे का, कहे चाहे गुजरात का हो, चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे बड़ौदा का हो, चाहे वो भिवंडी का हो, चाहे वो अभी मुजफ्फरनगर का हो, कहीं का हो, दंगे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। दंगों में इंसान नहीं मरता, इंसानियत मरती है। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी के उस 2002 के उस दंगे को तो आज तक याद किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के दौरे हुकूमत के 50,000 से ज्यादा दंगों, जिसमें लाखों मुसलमान और लाखों बेगुनाह लोग मरे हैं, उसको जो है वो कभी नहीं याद किया जाता। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्या हो रहा है आज जो है वो, मैं अभी कल पढ़ रहा था कि जब मेवाती जो है वो वहां पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। फिर क्या हो रहा है आज, जितना मुसलमान जो है वो इस 10 सालों में जितना शक और शुबह के दायरे में खड़ा कर दिया गया है, आज हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया गया है। आज ये सेकुलरिज्म है, ये कौन सा भाई? अगर हमारा दंगा तो कम्युनल दंगा, उनका दंगा तो सेकुलर दंगा। नहीं, आपने कहा कि दंगा हमेशा होता है और मुल्क की तारीख गवाह है कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में ज्यादा दंगे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माना जाता है 2002 के गुजरात दंगों के बारे में कि उसमें सरकार की मशीनरी ने खुल करके दंगाइयों का साथ दिया, ये बात पहले नहीं आई है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ज्यादा कटघरे में खड़े होते हैं। दूसरी बात यह कि मुजफ्फरनगर के हवाले से मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी जब कहीं कोई इस तरह का वाकया होता है तो भारतीय जनता पार्टी, कहीं कोई बम फटता है और लोग पकड़े जाते हैं तो उंगली उठती है मुसलमानों पे, और उसमें जो बीजेपी के तर्जुमान होते हैं, बीजेपी के जो स्टेटमेंट आता है वो सीधे तौर पर यह मान लेता है कि हाँ इसमें मुस्लिम मुलविस हैं। दूसरी तरफ अगर भगवा दहशतगर्दी की बात करें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी जाती हैं, कर्नल पुरोहित पकड़े जाते हैं, तो आपका रद्देमल बिल्कुल अलग होता है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि दहशतगर्दी को किसी मजहब के साथ जोड़ना, किसी मुल्क के साथ जोड़ना, ये ठीक नहीं। अमेरिका ने एक चलन चलाया। नहीं, आपको नहीं लगता बीजेपी जोड़ती है? नहीं, बीजेपी नहीं जोड़ती। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए क्या है कि अगर आप पूरे के पूरे इस 10 सालों का, सबसे ज्यादा इसी वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के बाद जो है वो हर मुसलमान को बंद किया। अब उससे पहले कभी इस मुल्क में आपने नहीं सुना, जब बीजेपी की हुकूमत थी, कि साहब यहाँ पे अलकायदा भी है और कौन है वो इंडियन मुजाहिदीन भी है, फला भी है, ढिमाका भी, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए गए। ये एकदम से 2005 और 6 में एकदम से लोगों को पता लगा कि साहब यहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन कोई चीज है, कोई अलकायदा कोई चीज है, कोई और चीज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की दौरे हुकूमत में अडवाणी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में न तो इस्लामिक दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का कोई वजूद है और न कहीं पर है। लेकिन आपकी पार्टी तो हमेशा कहती रहती है। नहीं, हमारी पार्टी कभी नहीं कहती। देखिए, हमारी पार्टी में अगर कुछ लोग इस बार कहते हैं तो हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, और इस बात का बहुत बार पार्लियामेंट अपनी हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है या जो हमारे और फोरम है उस पर डिस्कस होता है। और ये होता है कि मुसलमानों पर जिस तरह से गलत तरीके से आज चौतरफा उसके ऊपर चस्पा कर दिया गया है कि दहशतगर्दी का एक तमगा, उससे हमें बचना चाहिए और उसको हमें जबरदस्ती गलत तरीके से बात इस बारे में नहीं करनी चाहिए। आपने दंगों की बात की, दंगों के हवाले से एक एंटी कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल आने वाला था, सबसे ज्यादा मुखालफत आपकी पार्टी ने की, क्या वजह है? बिल्कुल की। उस दंगों में ये तो मानिएगा नकवी साहब कि जब दंगे होते हैं सबसे ज्यादा जो जान माल का नुकसान होता है मुसलमानों का होता है, तो अगर उसमें माइनॉरिटी वर्ड लाया भी गया था, मुसलमान वर्ड नहीं है उसमें, माइनॉरिटी का अगर उसमें वर्ड इस्तेमाल भी किया गया तो उससे क्या दिक्कत है? कोई किसी तो क्यों मुखालफत है? बताते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है कि पहली बात तो इस सरकार की नीयत देखनी चाहिए आपको। नहीं, मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को उस बिल पे कोई मुखालफत है या नहीं? है, मुखालफत है, रिजर्वेशन है, मुखालफत नहीं, मैं रिजर्वेशन है, उसका रीजन है। देखिए, पहली बात तो उसके हर चीज की टाइमिंग होती है। अब यूपी का इलेक्शन होगा तो आप कहेंगे कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। सेंटर का इलेक्शन होने लगा तो आपको याद आया कि साहब कम्युनल वायलेंस बिल को जो है वो फिर से एक बार जो है वो झाड़ फूक करके निकाल के लेके आओ, और कुछ लोग मुखालफत करेंगे तो हम बाद में कहेंगे हम तो लाना चाहते थे। इसका एक फोरम होता है, आपको पॉलिटिकल पार्टी से इस पर डिस्कस करना चाहिए।
हमारा अगर रिजर्वेशन है कि भाई इसमें जो है वो आप अगर कोई दंगों में मारा जाता है, कोई दंगाई होता है, तो वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये शुरू से सबकी बात है। तो अगर दंगों में कोई हिंदू मारा जा रहा है तो उसको भी उतना ही जिम्मेदारी से उसकी भी चिंता करनी चाहिए जितना मुसलमान। अगर आप हिंदू और मुसलमान करेंगे तो आप उस कम्युनल वायलेंस बिल को कम्युनल वोट बिल बना रहे हैं और कम्युनल वायलेंस खत्म करने के बजाय कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं। नकवी साहब, आप कितना समझते हैं कि दंगों में ज्यादा कौन मरता है? मुसलमान मरते हैं। अगर रेशियो की बात करें, सारे दंगे जितने दंगों की बात आपने की, मरने वाले या जिनका जान और माल दोनों का नुकसान होता है वो वही होते हैं। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा तो दंगों में तो इंसान मरता है। लेकिन ये बात सही है कि दंगों में मुसलमानों को सबसे ज्यादा जानो माल का नुकसान होता है। आपने एक बात कही कि साहब स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे, अरे साहब हम तो बचपने से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा यूपी में दंगे होते थे। लोग जानते थे कि यूपी में जो दंगे होते हैं पीएससी कराती है, एक तरफ पीएससी होती है, एक तरफ जो है वो मुसलमान होते हैं। और ये शुरू से मांग होती रही कि पीएससी को जो है वो बैन करो, खत्म करो, क्योंकि पीएससी जो है वो ये कर रही है, पीएससी वो कर रही है। बीजेपी का दौर हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पहले से शुरू से आज तक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों की तमाम तरह के एलिगेशन वो शुरू से लगते रहे हैं। और ये बात सही है कि आज जो अभी भी कानून तो ऐसे हैं, लगभग जो है वो 32 कानून ऐसे हैं जो दंगों से जुड़े हुए लोगों को खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है उसमें। लेकिन उस कानूनों का कितना इस्तेमाल होता है, उन कानूनों को कितना लोग यूज या मिसयूज करते हैं, वो चीजें एक अपनी जहां पे है। लेकिन नकवी साहब, वही टाइमिंग यानी इलेक्शन को मद्देनजर रख करके लोकपाल बिल लाया, लेकिन चूंकि उस बिल में आप दोनों का फायदा था, आप आंदोलन शुरू होने के बाद, आम आदमी की मंजर आम पे आने के बाद आप दोनों को खतरा था, तो आप दोनों ने साठगांठ कर ली और जन लोकपाल बिल पास हो गया। लेकिन जब एंटी कम्युनल वायलेंस बिल की बात हुई तो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, कांग्रेस ने जितने भी कानून, या इस सरकार की बात जब मैं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जितने चंगू मंगू इनके साथ हैं ये जो है, इन्होंने क्या सब चीज बीजेपी से पूछ के की क्या? जब इनको अमेरिका के मफाद के लिए न्यूक्लियर डील करनी थी तो बीजेपी मुखालफत कर रही थी, तब भी इन्होंने कर लिया। जब एफडीआई रिटेल करनी थी तो बीजेपी के मुखालफत के बावजूद कांग्रेस की नीयत साफ, अरे भाई आपको करना हो तो कर लो, आप हम तो मुखालफत कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपने तो बहुत सी ऐसी चीजें की हमारे मुखालफत के बगैर करिए ना, के बावजूद की है ना आपने। चलिए नकवी साहब, ये बताइए कि अभी मुजफ्फरनगर का तनाजा है और वहां जिस तरह से चीजें हुई हैं, मुतासरीन को कैंप में रखा गया है और वहां बहुत बुरी हालत है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है मुजफ्फरनगर के हवाले से कि लोगों को ताज्जुब होता है और दुख होता है। पहले राहुल गांधी वहां पे गए और कह के आए कि मुसलमानों का आईएसआई से राब्ता है। उसके बाद अभी पता ये चल रहा है कि एक खबर जिसकी अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां के जो मुतासरीन हैं वो लश्कर तैयबा के साथ राब्ते में हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे इसका जवाब देंगे। लेते हैं एक ब्रेक। तो देखो, एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मुजफ्फरनगर के हवाले से पहले राहुल गांधी ये फरमाते हैं कि वहां के लोग आईएसआई के टच में हैं, फिर अभी पुलिस ने इस बात पे कुछ लोगों को वहां गिरफ्तार किया है कि लश्कर तैयबा के जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, वो मुतासरीन को वहां जाकर के अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं और उनको वर्गला रहे हैं। कैसा लगता है, एक वो लोग जो ठंड में बरात काट रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उन पर इस तरह का इल्जाम? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है ये जो राहुल गांधी साहब का बयान आया, हमने उसको लेकर के उसकी मजम्मत भी की थी और हमने इलेक्शन कमीशन, उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे तो हमने शिकायत भी की थी। नहीं, अब तो ये बात हो रही है कि पहले राहुल गांधी ने चूंकि ये बयान दिया था, उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोगों को पकड़ा गया और ये कहानी गढ़ी गई। मैं जस्टिफाई नहीं समझता। देखिए क्या है, आप ये बताइए,
आज जो है वो मैं उस दिन मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अप्रॉक्सीमेट जो है वो 26-27 हजार, जब मैंने लगभग 4 महीने पहले कहा था उस वक्त मैंने 26-27 हजार लोग जो है वो मुसलमान इस वक्त जेलों में हैं। और वो जेलों में जो है वो किसी और क्राइम में नहीं है, वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में, टेररिस्ट एक्टिविटी में, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी में, इस तरह की एक्टिविटीज के केसेस उन पे लगा करके जेलों में डाल दिए गए। जेलों में जो है वो उनको कोई पुरसान हाल नहीं है। कुछ दिनों में अभी आंध्रा में कुछ लोगों को जरूर छोड़ा गया। अरे भैया, आपने उसको टेररिस्ट बना करके 1 साल 2 साल जेल में रखा, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा मोहल्ला, उसके पूरे इर्द गिर्द के लोग उसे टेररिस्ट कहने लगे, उसके ऊपर टेररिस्ट का तमगा लगा दिया। उसके बाद में आपने 2 साल बाद कहा जी ये ऐसा है, ये तो गलती से जेल में चला गया था। ये बीजेपी ने डाला था क्या? आप बीजेपी के दौरे हुकूमत में, जो एनडीए के दौरे हुकूमत में, आप बताइए कि एक भी गलत तरीके से इस तरह के केसेस हुए हो? तो ये जो एक सोच है, देखिए क्या है कि नारे बहुत बड़े, एक्शन स्पोक लाउडर देन वर्ड। लेकिन उसके बावजूद परसेप्शन यह है कि आप और आपकी पार्टी मुस्लिम मुखालिफ हैं। परसेप्शन है, परसेप्शन ये बनाया गया है, लेकिन परसेप्शन कहीं इस वजह से तो नहीं बना कि आपके जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बजरंग दल और दूसरे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहीं ना कहीं इस तरह के स्लोगन देते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे मुसलमान आपसे जुड़ जाते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे बजरंग दल आपने नाम लिया, या और भी छोटे मोटे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन नाम आते रहते हैं, इनका बीजेपी से कहीं दूर तक का न रिश्ता है न नाता है। ये तो आप आरएसएस के बारे में भी कहते हैं। नहीं, आरएसएस से है, देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हमेशा कहते हैं कि उनके पॉलिटिक्स में हमारे पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, लेकिन डिसाइड वो करते हैं कि कौन बनेगा पार्टी का अध्यक्ष। वो नहीं, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आपको सुनाई पड़ते हैं अलग अलग तरह के बातों का करते हुए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस बल्कि डायरेक्शन नहीं मिलते आरएसएस से? नहीं मिलते। मुझे तो मेरी तो जानकारी में नहीं है। बहुत लोग आपको देख रहे हैं नकवी साहब, मैं कह रहा हूं मेरी जानकारी में ऐसा कतई नहीं है कि कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ डे टू डे एक्टिविटी में किसी तरह का आरएसएस का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। चलिए बात को थोड़ा हम अलग तरफ ले जाते हैं। एक ये कि एक नई पार्टी अभी मंजर आम पे आई है, आम आदमी पार्टी, उसको लेकर के बीजेपी में कितनी बेचैनी है? अगर वो नहीं होती तो आपकी सरकार बनती दिल्ली में। अब नेशनल इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी अभी जो नया सर्वे आया है तो ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अर्बन सेक्टर, जो शहर हैं जहां आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, बीजेपी को सीट आती है शहरों से, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है। कैसे देखते हैं आप पार्टी का जो वजूद है उसको ना तो इग्नोर किया जा सकता है ना इनकार किया जा सकता है। वो नुकसान किसको करेगा? देखिए क्या होता है कि जब मैं कहता हूँ सुशासन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे आया, आपने देखा होगा। हाँ, सुशासन के लिए एक अमृत मंथन हो रहा है। अब वो सेल्फ गोल करके खुद खत्म होते हैं या हिट विकेट होते हैं, वो क्या करते हैं वो देखने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी या कांग्रेस पार्टी, इवन मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, उसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस बीजेपी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये हम नहीं मानते। ऐसे नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो ज्यादा लुभावना होता है, क्योंकि उसकी अभी गारंटी पीरियड जो है वो अभी एक्सपायर नहीं किया है। सही है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, अभी तो आपका जो प्रोडक्ट है शेल्फ पे रखा हुआ है, 10 साल से तो आप बाहर हैं पार्टी से, वो शेल्फ पे एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, हमारा प्रोडक्ट जो है, हम जो है वो देखिए डिफरेंट स्टेट्स में सरकार बनाया हमने। आपकी लड़ाई बिहार में किससे है? जेडीयू से या आरजेडी से? बिहार में जो आरजेडी का गठबंधन होगा उसकी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी। यानी कि ये तीसरे प्लेयर होंगे नीतीश कुमार। ये कितने में रहेंगे, कहां रहेंगे, अलग बात है। जो लड़ाई दिख रही है, मेरा सवाल आपसे सीधा ये था कि वहां काफी बड़ी सीटों का नुकसान हो रहा है देखा जाए तो, इसलिए कि आप दोनों मिलकर लड़े तो 32-34% आपको वोट आया था, बांट दें तो 14%। लालू जी की अपना वोट जो है, उनकी जात का वोट 18% है, मुसलमानों का वोट आज भी बड़ी तादाद में उनको मिलता है। ऐसी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है अपेरेंटली कि वो बेटर प्लेस्ड हैं आपसे और देखिए अब ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना आपको वो जो सीट का नुकसान हो रहा है, वो जो सीट का नुकसान हो रहा है वो क्या यूपी से पूरा हो रहा है या कहां से पूरा? देखिए यूपी में हम जो है वो 50 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, नंबर अभी और भी बढ़ सकता है, मैं इस पे अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। बिहार में भी हम जो है वो 20 से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है। उसके अलावा जो है वो आज जहां पे हमारे लोग सोच नहीं सकते कि हम साउथ से, लोग कहते हैं साहब साउथ में कहां हैं आप, आंध्रा में कहां हैं आप, तमिलनाडु में कहां है, केरला में कहां है, उन जगहों पर भी बीजेपी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, महाराष्ट्र में हम सीटें आगे हमारी ज्यादा बढ़ेंगी। उसके अलावा राजस्थान में हमारे पास सीटें नहीं थी, राजस्थान में हम कम से कम जो है 15 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।
इसी तरह से दिल्ली में हमारी उम्मीद है कि हम सब तो बता रहा है कि आपको नहीं मिलेगी सीट। हम उम्मीद है कि 6 सीटें। देखिए, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन है, उस लोकसभा के इलेक्शन के सरोकार, इश्यूज, एजेंडे अलग हैं। और ठीक है, हम ये नहीं कहते सर्वे को किसी तरह से, हम किसी भी सर्वे को कंट्राडिक्ट नहीं करते। अभी तो ये शुरुआत है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या, कितने सर्वे आएंगे, कितनी चीजें आएंगी। लेकिन एक सवाल नकवी साहब कि आप चूंकि बीजेपी को बहुत दिनों से जानते हैं, अंदर की पॉलिसीज को जानते हैं, समझते हैं, असेसमेंट्स होते रहते हैं आप लोगों के अपने, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को आगे करके जो आप कैंपेन कर रहे हैं, तो कितनी सीट आपको एकदम असेसमेंट है कि इतनी सीट तक तो आ जाए? देखिए, हम नरेंद्र मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने के बाद हमारी सीटें बहुत बढ़ी हैं। और मैं भी सीटों का नंबर इसलिए नहीं बताऊंगा। क्या 272 के आंकड़े तक पहुंचेंगे? हाँ, पहुंच रहे हैं। और अगर नहीं पहुंचे तो ये भी जहन में रखिए कि एक सीट से आपकी सरकार गिर जाती है। और आपने दिल्ली का भी एग्जाम्पल देखा कि 4 सीट आपको नहीं मिली, आप सरकार नहीं बना। देखिए, एक बार या तो आप 272 ले आए तो सरकार बनेगी, अगर आप 10-20 सीट पीछे रहते हैं तो आपको किन लोगों से उम्मीद है? देखिए, पहली बात, एक बात आपको बताऊं, इस वक्त यूपीए में जो यूपीए का करप्शन का क्रूज है, उसमें कोई जो है वो बहुत लंबा बैठ के चलने को तैयार नहीं है। उसमें आधे से ज्यादा, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि यूपीए टूटेगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, जो इस वक्त यूपीए में है। आज ऑन डेपुटेशन है, हो सकता है उनका डेपुटेशन टाइम खत्म हो जाए और उसके बाद वो बैक हो। उसमें बहुत सी अच्छी पार्टियां हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो घुटन भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये कहना, आपका इशारा किधर है? इसलिए ये कहना, आपका इशारा किस तरह? नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये कहना कौन आएगा साथ में, ये बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो यानी आप पूरी उम्मीद है कि आपकी सरकार बनेगी। आपसे एक चलते चलते एक सवाल और जानना चाहूंगा कि मुसलमानों को जोड़ने की बात चल रही है, अक्सर कुछ ना कुछ होता है। विजन डॉक्यूमेंट की बात थी, उसका क्या स्टेटस है नहीं पता, और भी कुछ चीजें अनाउंस की गई थी, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं हुआ। तो वो कौन सी कवायद है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि मुसलमान जो पूरे तौर पर कहीं ना कहीं अभी जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उससे खुश नहीं है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं नाराज बैठा है, वो अगर आपकी तरफ देखे तो किन मुद्दों को लेकर देखे? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी, उससे ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी तरक्की, और तरक्की से जो है वो तालीम, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़, ये चीजें ऐसी हैं जो चीजें की मुसलमानों के लिए प्रायोरिटी हैं। और मैं सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी के तौर से देखता हूं वो तो उनकी सिक्योरिटी। आज क्या हो गया है साहब, आप मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, जब बंद करके कमरा लोग सोते हैं तो पता डरते हैं कि कहीं कौन पुलिस वाला आया पकड़ के किसको लेकर के आतंकवादी बना के जेल डाल दे। दिस इज द फैक्ट। मेरे पास आते हैं, रात में फोन आता है कि साहब मेरे आज मोहल्ले में जो है वो इतनी सिक्योरिटी वाले, उनका कि साहब कि ये यहाँ पे कोई आतंकवादी है, तुम्हारे उसका लड़के का जो है वो इसमें वो। तो मैंने बहुत बार झगड़ा होता है पुलिस के ऑफिसर्स को, मैं कहता हूं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तो हर मुसलमान का नाम हो गया तो वो जो है आतंकवादी हो गया। तो ये एक है, ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी का जो सेंस है, जो एक लगता है कि भाई हम भी हिंदुस्तान के जो है वो, हमने भी हिंदुस्तान को जो है वो आजाद कराने में, हिंदुस्तान की तरक्की में हमारा भी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो बहुत कम हुआ है। नकवी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का अभी जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, आप उनको आगे करके इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप पूरे एतमाद हैं कि उनको लेकर के आपकी पार्टी अच्छी सीट लाएगी और सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी की आला लीडरशिप मोदी जी को वजीर आजम बनाने के लिए कितनी सीरियस है? पूरी पार्टी एकजुट है, और न या कहीं इलेक्शन के बाद उनको किनारे करके कोई और चेहरा सामने आए? पूरी पार्टी एकजुट है। देखिए क्या है कि मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया है, उससे पहले हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें तमाम तरह के, कई आपने सुना होगा कि कई तरह के लोगों के रिजर्वेशन भी थे, कई तरह से लोगों का था कि अभी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके बावजूद भी सबने एकजुट होकर के उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे बातचीत मुख्तार अब्बास नकवी से। इन्होंने बहुत वजाहत के साथ कहा है और इस बात को बताने की कोशिश की है कि अगर मोदी जी वजीर आजम होते हैं तो ना वो हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे और बिल्कुल गैर जानिबदार होकर के हुकूमत करेंगे। मेरी उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है और अगर यूपीए की सरकार आती है और अगर नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनते हैं तो जो शेर मुख्तार अब्बास नकवी ने पढ़ा है उसको जहन में रख करके हुकूमत करेंगे। आज तकरार में बस इतना। आपसे इजाजत लेते हैं। आदाब।